आशा करता हूँ कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेकर मैं आया हूँ, जो कि देखा जाए तो आरआरबी जेई, चाहे एसएससी जेई, चाहे बीटीएससी जेई, मतलब किसी भी सेंट्रल एसएससी हो या फिर स्टेट, किसी का स्टेट एसएससी हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन रिसेंट में आए पूछा गया है, उससे मैं कुछ कुछ क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ, और उसके कलेक्ट करके मैं एक क्वेश्चन तैयार किया हूँ। लगभग करीब 100, हाँ 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि बहुत ही एकदम न्यू पैटर्न पे है। जो रिसेंट में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके उसी के बेस पे मैं क्वेश्चन को फ्रेम किया हूँ। और जो आपको क्वेश्चन आपको देखिए क्या होगा, ये सारी चीज़ मैं आज जो क्वेश्चन में करा रहा हूँ, सारा क्वेश्चन आपको क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है। क्लास में समझ में आ जाएगा टोटल, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 से 2 बार इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा, तो आपको परमानेंट टाइम के लिए के पास आपको माइंड में ये सेट हो जाएगा। मैं इस तरह से, इस टेक्निक से मैं आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है आपका स्टडी विद सिविल MCQ, जो आपका यूट्यूब चैनल नेम है। इसको थोड़ा जाके आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंसिव सॉइल, ठीक है। तो इनमें से कौन है जो एक्सपेंसिव सॉइल है, बताइए। हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंसिव सॉइल क्या होता है। एक्सपेंसिव सॉइल वो सॉइल होता है जिसमें हाईली स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी देखा जाता है, ठीक है। जिसमें स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टी देखा जाता है, इट मीन्स देखा जाता है, इसमें से हम देख रहे हैं कि ब्लैक कटन सॉइल है, लेटरेटिक सॉइल है, लोएस है, ड्यून सैंड है। तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा आपका, ये तो होगा ही नहीं। लेटरेटिक सॉइल तो होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपका एल्युमिनियम और आयरन का कंस्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो एक बच रहा है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो इसमें ज़्यादा स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, इस सॉइल में, ब्लैक कॉटन सॉइल में, ठीक है। जनरली इसको हम लोग अगर कहीं भी किसी भी हम लोग कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वहाँ पे हमको अगर ब्लैक कटन सॉइल अगर मिल रहा है उस फाउंडेशन के एरिया में अगर ब्लैक कटन सॉइल है, तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि उस ब्लैक कटन सॉइल को वहाँ से हम लोग एग्जीक्यूट निकाल देंगे, मतलब ठीक है। वहाँ से पहले ये निकालने के बाद जहाँ जितना उसके डेप्थ तक वो ब्लैक कटन सॉइल है, उसको वहाँ से रिमूव करने के बाद फिर वहाँ से हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सॉइल में सॉइलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपका जो फाउंडेशन उस पर जो रेस्ट करेगी, फाउंडेशन में आपका प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, फाउंडेशन फेल हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपको लेटरेटिक सॉइल है। अब लेटरेटिक सॉइल क्या होता है, एक क्वेश्चन में इसमें जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का हम 360 सोल्यूशन करने वाला है, एक्सप्लेनेशन करने वाला है, ठीक है, ताकि आपको लगे कि नहीं, हाँ अगर 100 क्वेश्चन बोले हैं तो 40 मिनट के अंदर, 40 से 45 मिनट के अंदर आपको हम 100 क्वेश्चन से प्लस करके बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए आप, एक तो फर्स्ट बन गया कि ब्लैक कटन सॉइल कौन सा एक्सपेंसिव सॉइल, ये बन गया। और सेकंड जो आपका है लेटरेटिक सॉइल है, ठीक है। इसमें हम बताएं कि आप में इसमें जो होता है, इसमें आपका क्या होता है, आयरन, ठीक है, आयरन एंड एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है इसमें, आयरन एंड एल्युमिनियम कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये आपका कौन हो गया, लेटरेटिक्स वाला हो गया। अब लोएस क्या होता है, आप लोग जानते हैं लोएस क्या होता है, बताइए। ये जो ट्रांसपोर्टेड होता है कैसे होता है, तो हम लोग इसको जानते हैं कि इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, ठीक है। ये देखिए ड्यून सैंड है, ड्यून सैंड क्या होता है बताइए। ड्यून सैंड आपका लोएस का एग्जाम्पल है, क्या है, ये जो लोएस होता है ना, उसी का एग्जाम्पल है ड्यून सैंड, ठीक है। ऐसे इसको बोला जाता है, इसको ऐसे बोला जाता है आपका विंड ब्लोन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। क्या बोला जाता है, विंड ब्लो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है।
तो समझ गया। देखिए एक ऑप्शन में एक एक क्वेश्चन था, इसमें हम लोग चारों ऑप्शन का एकदम पूरा डिटेल कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप तो देख रहे हैं कि द एवरेज प्रोबेबिलिटी फॉर ए फ्लो परपेंडिकुलर टू द बिडिंग प्लेन व्हेन कंपेयर टू द एवरेज परपेंडिकुलर फॉर द फ्लो पैरेलल टू द बिडिंग प्लेन। बताइए इनमें से क्या होता है। तो हम लोग जो जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इसमें जो बोल रहा है, देखिए ये क्या बोल रहा है कि ए द एवरेज प्रोबेबिलिटी फॉर द फ्लो परपेंडिकुलर टू द बिडिंग प्लेन, ठीक है। द परपेंडिकुलर टू द बिडिंग प्लेन मीन्स क्या है, ये बोल रहा है। हम लोग इसमें पढ़े थे कि कोफिशिएंट ऑफ हाँ वर्टिकल होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ वर्टिकल होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। और सेकंड होता है आपका हॉरिजॉन्टल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हॉरिजॉन्टल होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्टिकल, ठीक है। तो इसमें वर्टिकल किसको बोल रहा है, ये आपका हो रहा है आपका परपेंडिकुलर टू द बिडिंग प्लेन, परपेंडिकुलर टू बिडिंग प्लेन, बिडिंग प्लेन, ठीक है। और ये जो आपका है ये आपका पैरेलल टू द बिडिंग प्लेन, पैरेलल टू बिडिंग प्लेन, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, देखिए क्या होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है, द एवरेज प्रोबेबिलिटी फॉर ए फ्लो परपेंडिकुलर टू द बिडिंग प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बिडिंग प्लेन, ठीक है, के भी है। व्हेन कंपेयर टू द एवरेज प्रोबेबिलिटी फॉर द फ्लो पैरेलल टू द बिडिंग प्लेन, तो क्या हो रहा है, इसमें लेस देन हो रहा है, ठीक है। देख रहे हैं ना, पहले ये पूछ रहा है ना, तो पहले लेस देन हो रहा है, तो ऑलवेज लेस देन इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है कि जो हम इसमें सारा ऑप्शन आपको बताऊं, ये तो ऐसा बताया गया है, पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कुछ है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कोहेजनलेस सॉइल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। आप लोग भी समझिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा अपने से कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन बता रहा है, सेकंड जो इसमें पॉइंट है, सेकंड क्या आपका, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल इंडिपेंडेंट ऑफ द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट बोल रहा है, ठीक है। और जो सेकंड थर्ड जो आपका है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग ऑन प्योर क्ले सॉइल डज नॉट सिग्निफिकेंटली गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। चलिए हम लोग अब समझते हैं कि फर्स्ट जो बोला ये क्या है। फर्स्ट हम लोग जो ऑप्शन पढ़े हमको समझ में नहीं आया, आपको बताइए सर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो बोला कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कोहेजनलेस सॉइल इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, यही बोल रहा है, इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कोहेजनलेस सॉइल क्या होता है, कौन सा होता है। तो हम लोग जानते हैं कोहेजनलेस सॉइल जैसे हो गया आपका सैंड, ग्रेवल, ठीक है, ये जो सारे हैं ये आपका क्या है, कोहेजनलेस सॉइल है, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें जो इसका जो अल्टीमेट कोहेजनलेस सॉइल है, तब हम लोग जानते हैं कि तो बियरिंग कैपेसिटी जो होगा बियरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये तो आप बताएं कोहेजनलेस सॉइल के लिए, ठीक है। तब हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये आपको कोहेजनलेस सॉइल के लिए है। तो हम लोग जानते हैं कि नहीं ये तो आपका कोहेजनलेस सॉइल के लिए है, तब कोहेसिव सॉइल के लिए क्या होगा सर, आप पूछ सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर कोहेजनलेस सॉइल के लिए बताएं कि आप जो बियरिंग कैपेसिटी होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ फाउंडेशन होगा, ठीक है। तब अगर हम बात करें कोहेसिव सॉइल का, ठीक है, प्योरली कोहेसिव सॉइल, ठीक है, क्या है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड जो है रेफरेंस पॉइंट आपका क्या है, प्योरली कोहेसिव सॉइल,
ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, क्ले, ठीक है, क्या आएगा, क्ले आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आप ये बताइए कि फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल में जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होगा, क्या वो जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा, बताइए। कमेंट आप लोग टाइप कीजिए कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होगा क्या जीरो होगा या फिर नॉन जीरो होगा, बताइए। 0 डिग्री होगा या फिर नॉन जीरो डिग्री होगा। तो देखिए ये जो होता है आपको कोहेसिव सॉइल में थीटा जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। 0 डिग्री होता है, सॉरी 0 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखिएगा। थीटा जो होता है, फाई जो होता है वो आपका 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फाई जब 0 डिग्री हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब 0 डिग्री हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ जो बोल रहा है, हाँ, तो इसके लिए एक इक्वेशन आता है, ठीक है। वो क्या है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का एक इक्वेशन आता है, क्यू यू तरफ से आता है। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का जो इक्वेशन है वो है CNC है, ठीक है, प्लस गामा है, गामा DF इंटू NQ प्लस 0.5 बी गामा होगा और N गामा होगा, ठीक है, ठीक है। जिसमें आपका N, ये जो N गामा वो एल जीरो होता है, N गामा जीरो होता है, ठीक है। और आपका ये जो इसके बाद हम इसको सॉल्व करें, क्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, आपका कोहेसिव सॉइल है ना, कोहेसिव सॉइल है तो आपका जो एन वाई का वैल्यू जीरो हो गया और NQ का जो वैल्यू होता है ये 5.7 होता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नहीं NQ का वैल्यू कितना होता है, ये आपका बोल देगा क्वेश्चन कि फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल है तो इसमें आपका NQ का वैल्यू क्या होता है, NQ का वैल्यू पूछ सकता है, चाहे एन गामा का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि इसमें से आपका जो होगा कितना होगा, 5.7 C प्लस गामा DF, ठीक है, 5.C प्लस गामा DF। तो यहाँ से जो आ जाएगा QNU, ठीक है, कितना आ जाएगा 5.7 C प्लस गामा डैश DF माइनस DF इंटू गामा डैश इजकल टू 5.7 C। तो इसमें से हम लोग क्या समझ में आया, इसमें से हम लोग ये इसका कंक्लूजन इसका यही निकला कि इन केस ऑफ क्ले के केस में, मतलब कोहेसिव सॉइल के केस में बेयरिंग कैपेसिटी जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द विड्थ ऑफ फुटिंग होता है, ठीक है। बेयरिंग कंक्लूजन जो निकला इसका, कंक्लूजन जो निकला इसका कि बेयरिंग कैपेसिटी is independent of width of footing, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन क्या था हम लोग का, फर्स्ट ऑप्शन था कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ कोहेशन लेस सॉइल इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ये तो आप लोग सही पढ़े थे, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल इंडिपेंडेंट ऑफ द विड्थ ऑफ फुटिंग, ये भी हम लोग अभी आप कंक्लूजन इसका यही निकल के आया, इंडिपेंडेंट है जो कि डिपेंड नहीं करता है। और जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड जो दिया हुआ स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या था, बेयरिंग कैपेसिटी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग ऑन प्योर clay does not significantly get affected by the presence of water table। ये देखिए क्या बोल रहा है, डू नॉट बोल रहा है, लेकिन यहाँ होता है कि जैसे ही आपका अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी होता है तो वहाँ पर जब वहाँ पर वाटर टेबल राइज करता है तो अफेक्ट करता है। यहाँ बोल रहा है कि डू नॉट, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड किस में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है कि द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द फेरेटिक लाइन विद इन अ डैम सेक्शन इज, बताइए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा इन फेरेटिक लाइन पे, जो डैम सेक्शन पे जो एक्ट करता है। पहली बात कि हम लोग जानते हैं कि ये फेरेटिक लाइन होता क्या है, ठीक है। फेरेटिक लाइन क्या होता है, तो फेरेटिक लाइन एक लाइन है जो कि आपका डैम के सेक्शन से, डैम के सेक्शन से वो लाइन क्रॉस करता है, ठीक है।
जो कि हम लोग उसको बोलते हैं कि उसका जो शेप होता है जनरली पाराबोलिक बोला जाता है, ठीक है। और जो किसी किसी एग्जाम में भी पूछा गया कि उसका शेप कैसा रहता है, ठीक है। जो फ्रेटिक लाइन है उसका शेप कैसा रहता है, वो पाराबोलिक शेप रहता है। एक ये भी, ये जो मैं बोलूँ, जो मैं बोला हूँ वो भी एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये भी आया हुआ किसी भी जेई या एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन फ्रेटिक लाइन विद इन ए डैम सेक्शन इज, बताइए डैम सेक्शन में क्या होता है फ्रेटिक लाइन, एलवेज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एलवेज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे होगा, डायरेक्ट ये तो नहीं होगा ना। देखिए द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन फ्रेटिक लाइन विद डैम सेक्शन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है ऑन फ्रेटिक लाइन वो होता है इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है, फ्रेटिक लाइन, ठीक है। फ्रेटिक लाइन जो होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है फ्रेटिक लाइन के उसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेस नहीं होगा, नहीं ग्रेटर देन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है पीछे का जो भी क्वेश्चन फिलहाल में हुआ है, सारा क्वेश्चन क्लियर है ना। साथ में साथ आप लोग भी क्वेश्चन को आपको जो समझ में आ रहा है उसका आंसर आप लोग टाइप कीजिए कमेंट में। अपने आप को देखिए, एनालाइज कीजिए कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे बन रहा है, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन में हमको किस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, कौन सा टेक्निक लगा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, तो आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द जियोलॉजिक फॉर्मेशन विच इज नाइदर पोरस नॉर परमेबल एंड हैंस नाइदर कंटेन नॉर यील्ड ग्राउंड वाटर इज टर्म एज। देखिए ये टॉपिक है, इस टॉपिक से हम आपको ये जो 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, 4 ऑप्शन को मैं ऐसा आपको बताऊंगा, एक तरह से ये ट्रिक समझिए, ठीक है। ट्रिक है, ये खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। ऐसा मैं बताऊंगा कि आज के बाद आप लोग कभी भूलेंगे ही नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। एक ट्रिक खाली आपको 2-3 बार इसको रिकॉल कर लेना है मन में, ठीक है। और एग्जाम में जाइएगा सिर्फ आप ऑप्शन देखिएगा ना, ऑप्शन देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा, नहीं आंसर इसका यही सही है, ठीक है। देखिए हम इसका ट्रिक क्या है और कैसे इसको समझाने का तरीका है जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं फर्स्ट, अभी क्वेश्चन को भूल जाइए, ठीक है। हम इसका जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को मैं आपको 1 बाय 1 करके डील करते रहा हूँ। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट हम लोग समझ लेते कि एक्यूफर, AQUIFER, ठीक है, ये एक्यूफर हो गया। तो देखिए थोड़ा इसको ट्विस्ट कीजिए। एक्यूफर इसको मतलब याद करने का तरीका समझिए आप लोग कि एक्यूफर मतलब क्या था, फर मतलब आर पार, ठीक है। फर मतलब आर पार, एक्यूफर मतलब क्या था, फर मतलब आर पार। इसमें जो होता है आपका, हाँ क्या था, एक्यूफर। तो एक्यूफर वैसा लेयर जिससे पानी फर करके पार होता हो, मतलब इजिली पानी पार होता हो, ना उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। क्या हो, फर होके पानी पार हो, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वीफर बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल एग्जाम में पूछता है, तो इसका एग्जांपल हम लोग फर मतलब उसमें छोटा छोटा तो पोरस होगा नहीं, उसमें मतलब बड़ा होगा, तभी तो पानी उसमें इजिली पास हो रहा है। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं सैंड और ग्रेवल है कि इसका साइज तो बड़ा रहता है ना, सैंड का भी साइज बड़ा रहता है, ग्रेवल भी इससे बड़ा होता है। तो जितना ही बड़ा साइज रहेगा उसमें पानी तो इजिली पास होगा ना, पानी उससे क्या होगा, इजिली पास होगा, तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं एक्यूफर, फर मतलब आर पार, ठीक है। फर मतलब आर पार, मतलब पानी एकदम इजिली पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्यूफर हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग समझते हैं, दूसरा आपका क्या है, हाँ दूसरा जो आपका है एक्वाक्लूड है, ठीक है। क्या है, एक्वाक्लूड, इसको समझते हैं।
ट्रिक से क्या होगा, एक्वाक्लूड, देखिए एक्वाक्लूड, इसमें क्या हो रहा था, इसमें पानी एकदम फर फर करके एकदम पानी पास हो रहा था, बहुत तेजी से पानी पास हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक्वाक्लूड आ गया, ठीक है। इसमें क्या एक्वा, देखिए याद करने का तरीका, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये था, इसका एग्जाम्पल आपका क्ले हो जाएगा, ठीक है। क्ले में क्या आप लोग जानते हैं, क्ले में तो वो तो हाईली इम्परमेबल होता है, उसमें पानी तो इजीली पास होता नहीं है, ठीक है। पानी इजीली पास नहीं होगा, इट मीन्स क्या क्लूड है, ठीक है। इसमें तो हम लोग देखें कि एक्वाफर में पानी इजीली से पास, बहुत तेजी से पास हो रहा था, ठीक है। उसमें मतलब बहुत प्रोबेबल उसमें ज़्यादा था, इसलिए पानी बहुत तेजी से पास हो रहा था। लेकिन एक्वाक्लूड है, इसमें क्या होगा, पानी धीरे 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 करके पास होगा, जिसमें पानी को पास होने में थोड़ा सा डिफिकल्टी भी होगी, कठिनाई भी होगी, ठीक है। पानी मतलब इजीली पास नहीं होगा इसमें, ठीक है। एक्वीफर क्या था कि पानी इसमें इजीली पास हो जाएगा बहुत तेजी से, क्योंकि इसका जो साइज था काफ़ी इससे बड़ा था, क्योंकि इसमें हम लोग सैंड था आपका, ग्रेवल था, ठीक है। सैंड ग्रेवल था आपका एक्वीफर में, जिससे पानी आपका इजीली पास हो रहा था। और सेकंड जो आपका एक्वाक्लूड है, जिसमें पानी इसमें धीरे 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 करके पानी पास होगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्ले हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, क्ले हो गया। क्ले में क्या होता है, पानी बहुत स्लो पास करता है, ठीक है, स्लो पास, लेकिन पानी पास करता है, ये नहीं कि पानी पास नहीं करता, पानी पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत स्लो पानी पास होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया क्ले। आइए हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है आपका, देखिए थर्ड क्या है, एक्वाटर्ड है, AQUITD, क्या है, एक्वाटर्ड है। इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, एक्वाटर्ड, देखिए नाम से ही पता चलता है एक्वाटर्ड। इसमें क्या होगा, इसमें जो पानी, जैसे इसमें हम लोग समझे थे एक्वाक्लूड में कि इसमें पानी स्लो पास हो रहा था, ठीक है। जस्ट उसी तरह भी इसमें पानी सीपेज करेगा, ठीक है। ओनली सीपेज इसमें होगा, इसमें खाली सीपेज होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपका सीपेज हो रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें पानी सीपेज हो रहा था, पानी सीपेज होगा बट इजिली नहीं होगा, ठीक है। वाटर जो इसमें इजिली सीपेज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका इसमें हम लोग बोल सकते हैं ओनली सीपेज पॉसिबल only seepage possible but extraction is not easy, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं, एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल आपका है सिल्ट क्ले, ठीक है। इसमें भी देखिए ऐसा नहीं कि पानी पास नहीं, इसमें भी पानी पास हो रहा है, ठीक है। देख रहे हैं ना कि ओनली सीपेज हो रहा है, मतलब पानी इसमें पास हो रहा है। एक सीक्वेंस में समझिए, इसमें पानी बहुत तेजी से पास हो रहा था, फर करके करके पानी पास हो रहा था। एक्वाक्लूड है, जिसमें इसमें पानी थोड़ा पास हो रहा था, ठीक है, थोड़ा पास हो रहा था, और इसमें पानी निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था, ठीक है। एक आपका क्ले हो गया। एक्वाटर्ड, इसमें क्या ओनली खाली सीपेज होगा, इसमें पानी सीपेज करेगा, लेकिन इसमें पानी को एक्सट्रैक्शन करने, पानी निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब फोर्थ जो आपका है, फोर्थ है एक्वाफ्यूग, क्या है, एक्वीफ्यूग है, ठीक है। एक्वीफ्यूग है, इसमें क्या होगा भाई, इसमें यही होगा कि हम लोग एक सीक्वेंस से पढ़ रहे थे, तो इसमें एकदम पानी नहीं पास होगा, एकदम पानी नहीं, एक्वाफ्यूग बोल दिया था, एक्वाफ्यूग, इसमें एकदम पानी पास नहीं होगा, ठीक है। पानी एकदम पास किसमें नहीं होगा, अगर वहाँ पे आपका हार्ड रॉक आ जाए, कंपैक्टेड रॉक आ जाएगा, तो वहाँ पानी पास होगा, कभी पास नहीं होगा। अगर बाई चांस समझ लीजिए कि कहीं बहुत कंपैक्टेड रॉक है, बहुत कंपैक्ट किया हुआ रॉक है, ठीक है, पत्थर है, हैवी स्टोन है, तो वहाँ से पानी पास होने का चांसेस कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। तो एक्वाफ्यूग जो होगा, इसमें एकदम पानी ना के बराबर, नाइदर पोरस होगा, ना ही उससे पानी पोरस करेगा, ना ही उसमें से पानी सीपेज करेगा, ना ही उससे आपका क्या बोलते हैं, नाइदर पोरस नॉर परमेबल, ठीक है। ये देखिए जी, नाइदर पोरस नॉर परमेबल, ठीक है, ये आपका इस कंडीशन में बन रहा है एक्वाफ्यूग में, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, इसका एग्जांपल जो है, इसका एग्जांपल आपको बोल सकते हैं कि आपको क्या है, कंपैक्टेड रॉक, ठीक है। एग्जांपल लगा एक्वाफ्यूग का, ठीक है, समझ गए, एक सीक्वेंस में। जो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन हम लोग का था कि द जियोलॉजिक
फॉर्मेशन विच इज नाइदर पोरस नॉर परमेबल, बोल दिया ना। देखिए आपको समझ में सीधे क्वेश्चन पढ़ गया, सीधे एकदम माइंड में क्लिक कर जाएगा। नाइदर पोरस नॉर परमेबल मतलब कॉम्पैक्टेड रॉक, मतलब कॉम्पैक्टेड रॉक इट मीन्स उसमें पानी एक जरा भी प्रवेश नहीं कर रहा था, ना ही उसमें ना उससे सीपेज हो रहा था, ना ही उससे परमेबल हो रहा था, ठीक है, ना ही वो पोरस था। तो कौन सा होगा, एक्वा फ्यूग होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना। देखिए ये क्वेश्चन था, हम लोग 4 ऑप्शन समझ गए हैं। कभी ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। ये आ जाए चाहे आपका एक फ्यूग आ गया, इसमें आपका एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल आपको याद रखिएगा। इसका एक क्लोर का क्ले हो गया, एक टर्ड का आपका सिल्ट क्ले हो गया, एक का फ्यूग का कॉम्पैक्टेड रॉक हो गया। मतलब किसी न किसी एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछ देगा, चाहे इसका जो हम आपको बताए हैं डिफिनेशन का टर्म इसको बना देगा, फिर आपको बोलेगा नहीं बताइए ये किसका है, और 4 ऑप्शन दे देगा आपका। एक को क्लूड दे देगा, एक को फर्द दे देगा, एक को टर्ड दे देगा, और एक को फ्यूग दे देगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताइए किसका कौन सा आंसर है, ठीक है। तो हम लोग आप लोग समझ गए कि 4 ऑप्शन एकदम एकदम क्लियर हो गया ना, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा ऐसा ही बता ही दिया कि एकदम आपको माइंड में छप गया होगा। एक बार और कल जाके आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका माइंड में एकदम परमानेंट के लिए बैठ जाएगा, ठीक है, जिस तरीका से मैं बताया हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए फाउंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ आरसीसी स्लैब कवरिंग द इंटायर एरिया ऑफ द बॉटम स्ट्रक्चर इज नोन एज, बताइए इंटायर एरिया मतलब क्या है, फुल कोई एरिया है, इसे फुल एरिया बोल रहा है, फुल आरसीसी स्लैब कवरिंग बोल रहा है। तो इसमें मतलब क्या होता है, पायल तो होगा नहीं, पियर्स होगा नहीं, तो रॉड फाउंडेशन होगा। डायरेक्ट आंसर मारिए, निकलिए आगे बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग इफेक्ट्स इन इंडिकेटिव ऑफ कंप्लीट सेचुरेशन ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है हमको, आपको हम लोग ये तीनों ऑप्शन का एकदम एकदम ऐसा बता दूंगा ना कि आपको माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है कि पोर वाटर प्रेशर इज पॉजिटिव। पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव कब होता है, अगर समझ जाइए पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव कब होता है कि अगर सॉयल में अगर मान के चलिए कोई भी ग्राउंड कोई भी सॉयल है, अगर इसमें वो फुल्ली सेचुरेटेड है, ठीक है, फुल्ली सेचुरेटेड है, तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि पोर वाटर प्रेशर इज पॉजिटिव है। अगर वो पार्शियली होगा तो हम लोग बोलेंगे नेगेटिव है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला कि पोर वाटर प्रेशर इज पॉजिटिव बोल रहा है। इट मीन्स क्या, सॉइल इज फुल्ली सेचुरेटेड, ठीक है। मतलब सॉइल इज फुल्ली सेचुरेटेड इट मीन्स क्या कि सॉइल इज फुल्ली सेचुरेटेड मतलब सेचुरेशन इसका 1 है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा आपका कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए कि कोई भी वॉल्यूम है, मतलब कोई भी वॉइड्स है, और वॉइड्स में अगर पानी भर जाता है, वाटर फिल हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर जब फिल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका वाटर उसमें फिल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि तो सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड हो गया। अगर कोई भी वॉइड्स है, सॉइल का वॉइड्स है, अगर उसमें वाटर फिल हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम ये फुल्ली सेचुरेटेड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, फुल्ली सेचुरेटेड हो गया। तो इट मीन्स क्या, ये भी ऑप्शन आपका सही बता रहा है, ये दोनों ऑप्शन सही है। और थर्ड ऑप्शन जो है कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 1, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है इसमें, तो यहाँ कुछ ऐसा है सीन ही नहीं है कि ये तो अलग टर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताइए। रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई नेचुरल डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन, मैक्स माइनस ई मीन, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन रिक्वायर्ड टू ए बोयसनस थ्योरी इज करेक्ट, बताइए। बोयसनस थ्योरी आप लोग को याद होगा, याद है ना, बताइए क्या ये इसमें से कौन सा ऑप्शन लगता है कि करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बोयसनस जो थ्योरी दिए थे उनमें हम लोग उनका थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। एजम्पशन इससे क्या था, एजम्पशन
बोसिनस। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट आपका था ना, हम लोग ये जो कंसिडर किया था कि सॉइल इज होमोजेनियस आइसोट्रोपिक एंड सॉइल इज होमोजेनियस आइसोट्रोपिक एंड सेमी इन्फिनाइट एंड इलास्टिक। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट ही ऑप्शन ही ये गलत है, फर्स्ट ही ऑप्शन इसका गलत है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर इन इलास्टिक बोला है। ठीक है, जो कि ये गलत है, ये तो होगा ही नहीं। सॉइल द वेट ऑफ सॉइल इज नॉट इज निगलेक्टेड, ये भी गलत है, निगलेक्ट इसमें होता है। द सॉइल इन इसलिए ऑन स्ट्रेस, ये सही है। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस अबाउट वर्टिकल एक्सिस इज अनसिमेट्रिकल, बताइए सही है? ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन भले ये चारों है, ये चारों इसका अजम्पशन है, बट इसमें जो इसमें अनसिमेट्रिक लगा दिया, इसमें इन लगा दिया, इसमें नोट लगा दिया, यही गलत का कारण है। ठीक है, एक और फोर्थ जो है ये तो हो गया ना, ये इसका 4 है, एक और इसका है, क्या है आपका हुक्स लॉ इज वैलिड। ठीक है, हुक्स लॉ इज वैलिड। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गया ना, तो इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, कहीं प्रॉब्लम हो रहा तो बताएं। ठीक है, ऐसा एकदम 360 सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा कहीं, पूरा यूट्यूब पे बता दे रहा हूँ मैं आपको। एक ऑप्शन का पूरा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन करना, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, या क्या सही है, किस कारण से गलत है। ठीक है, इसके बारे में पूरा विस्तार से बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ प्रेशर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज जनरली देन लिमिटिंग एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड देन पैसिव अर्थ प्रेशर, बताइए। इसके लिए एक आप लोग इमेज देखिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फिगर पे उतना माइंड नहीं कीजिएगा, है ना। ये हो गया, ये साइड आपका, ये साइड हो गया। ये आपका क्या है? ये आपका पीपी है। ठीक है, ये आपका क्या है? पीए है। ये आपका है रेस्ट, लेटरल प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो हो रहा है, पीपी इज ग्रेटर देन पी नोट और ग्रेटर देन पी ए। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, ये सही है ना इक्वेशन? बताइए, सबसे बड़ा ये, फिर रेस्ट और फिर सबसे छोटा। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज जनरली क्या? रेस्ट इज जनरली देन हाइयर इसमें ऑप्शन में कहाँ है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, हाइयर इसमें भी इसमें भी है। देखिए एक मिनट, फिर आगे देखते हैं। जनरली देन हाइयर एंड देन पैसिव अर्थ प्रेशर, फिर लोअर, हाइयर एंड लोअर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाइयर से लोअर जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना पूरा क्लियर से? कहीं दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो तुरंत आप लोग कमेंट में मैसेज करें कि कौन सा कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तुरंत उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, निगेटिव फ्रिक्शन मे बी डेवलप इफ द मटेरियल इज लूज सॉइल। बताइए, निगेटिव फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है इफ द मटेरियल इज लूज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कोहेसिव सॉइल हो जाएगा, चाहे आपका ये कोहेजन लेस होगा, चाहे दोनों होगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। ये क्वेश्चन पता है आपका, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन, इसमें आपका 50% लड़का गलत बताएगा आंसर, हमको पता है। इसमें अधिकतर लड़का जो 50% आपको ये मारेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, ये गलत है। क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो 50% लड़का होगा ना, उसमें भी और
इसमें भी 10% और जो मान के चलिए कि 50% गलत मारेगा, फिर इसमें भी 10% और गलत मारेगा। 10% लड़का जो इसका और गलत टिक करेगा। अब 40% जो लड़का होगा, 40% जो इसमें लड़का होगा वो आपका सही मारेगा। वो 40% सही कैसे मारेगा और 50% गलत कैसे मारेगा उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। 50% तो डायरेक्ट गलत, डायरेक्ट देखिए कि नहीं बोथ ए एंड बी है, डायरेक्ट ये मार के निकल जाएगा 50% वाला, ठीक है। और 10% वाला हम क्या होगा, 10% वाला क्या करेगा, कहेगा कोहिसिव सॉइल होगा कि कोहिसिव सॉइल होगा, ये दोनों में सोच के मार देगा आपका कोहिसिव सॉइल, ठीक है। मार दिया कोहिसिव सॉइल, उसका नंबर कट गया यहीं पे, ठीक है। और जो 10% वाला होगा वो सबसे पहले एक क्वेश्चन के और रीड करेगा। तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन बोल रहा है, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन में भी डेवलप इफ द मटेरियल इज लूज सॉइल, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेगा तो देखेगा निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, इट मीन्स क्या, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन वहाँ पे होता है जैसे सॉइल लूज और कोहिशन लेस सॉइल, सॉइल इज रिसेंटली डिपोजिटेड या लूज सॉइल। अगर सॉइल वहाँ का रिसेंटली डिपोजिटेड मतलब तुरंत सॉइल को डिपोजिट किया गया है तो वहीं पे निगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होता है, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ पाइल इज मोर देन सेटलमेंट ऑफ सॉइल इज मोर देन सेटलमेंट ऑफ पाइल, ठीक है। ये आपका निगेटिव स्किन फ्रिक्शन का डिफिनीशन है। तब इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लेना इसमें 40% ऑप्शन ऑफ 40% जो लड़का है चाहे लड़की है वो सही कर पाए, सही किए होंगे इस क्वेश्चन को, बाकी 60% गलत मारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो बहुत आप लोग भी बताइए इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है। क्या है, कंप्रेशन इंडेक्स इज ए मीनिंगफुल पैरामीटर ओनली फॉर नेचुरली कॉन्सोलिडेटेड सॉइल। क्या है, नेचुरली कॉन्सोलिडेटेड सॉइल है। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है कि हायर द कंप्रेशन इंडेक्स स्मॉलर द रिजल्टेंट वर्टिकल डिफॉर्मेशन ऑफ द वर्टिकल डिफॉर्मेशन इन अ क्ले सॉइल, ठीक है। ये दो ऑप्शन पढ़ लिए, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए ये भी ऑप्शन ऐसा है, ये भी मतलब क्वेश्चन ऐसा है, इसमें 50% लड़का जो है गलत मारेगा और 50% जो लड़का है वो इसमें सही करेगा, मतलब 50-50 का रेशियो इसमें रहेगा। क्योंकि देखिए इसके लिए आप एक माइंड में सेट कर लीजिए कि जो आपका कंप्रेशन इंडेक्स जो होता है, ठीक है, कंप्रेशन इंडेक्स हो तो एलवे जो मीनिंगफुल पैरामीटर है, ये आपका पहला ऑप्शन सही है, ये सही है, ठीक है। कंप्रेशन इंडेक्स इज मीनिंगफुल पैरामीटर, मीनिंगफुल पैरामीटर फॉर नॉर्मली कॉन्सोलेटेड सॉइल। ये ऑलवेज, ये इसको कहीं भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये टॉपिक है। ये आपको हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि सही है। सेकंड जो क्या बोल रहा है, सेकंड जो बोल रहा है आपके हायर द कंप्रेशन इंडेक्स वैल्यू और स्मॉलर द रिजल्टेंट वर्टिकल डिफॉर्मेशन। क्या होता है, नहीं ये भी गलती बता रहा है, ये भी गलती बोल रहा है कि देखिए हायर द कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है, हायर द कंप्रेशन इंडेक्स, सॉरी यार, हायर द कंप्रेशन इंडेक्स विल बी हायर द डिफॉर्मेशन वैल्यू, हायर द वर्टिकल डिफॉर्मेशन इन क्ले। जितना ही आपका कंप्रेशन इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही आपका वर्टिकल डिफॉर्मेशन भी होगा इन क्ले सॉइल में, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्टिकल डिफॉर्मेशन, वर्टिकल डिफॉर्मेशन, वर्टिकल डिफॉर्मेशन इन क्ले सॉइल, क्ले सॉइल। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है दोनों में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि स्मॉलर, ये तो गलती है, स्मॉलर नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है सो बताइए, सीसी का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा टाइप कीजिए आंसर में, कमेंट में टाइप कीजिए कि इसका सीसी का कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। डेली यार, डेली बाई लॉग 10 सिग्मा 1 माइनस log 10 सिग्मा 2, ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है।
आगे बढ़ूँ? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल मास, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल मास pertaining to its susceptibility to decrease in volume under pressure। बताइए। ये भी क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसमें इसमें 60% सही करेगा, 40% गलत करेगा। 60% इसमें सही करेगा और 40% गलत भी करेगा, मतलब 100% सही नहीं कर सकता है। थोड़ा सा इस मतलब ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल मास, थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल मास परटेनिंग टू इस सस्टेबिलिटी टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। जो लड़का यहाँ तक यहाँ पकड़ लेगा ना वो ऑप्शन डायरेक्ट मार देगा। डिक्रीज इन वॉल्यूम अंडर ए प्रेशर क्या होता है बताइए? अंडर ए प्रेशर इज कंप्रेसिबिलिटी। इसमें कितना लड़का क्या मारेगा? कंप्रेशन मारेगा, ठीक है, कंप्रेशन मारेगा, जो कि जाएगा आपका किसमें? 40% वाला में जाएगा, वो गलत वाला में जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? थोड़ा आंसर में थोड़ा कमेंट में अपना अपना राय दीजिए कि कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, और मतलब कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? क्लियर? कहीं डाउट हो तो तुरंत बताएं, तुरंत पूछे, तुरंत ये करें, कमेंट करें, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन जहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तुरंत मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। कमेंट में आप कमेंट भेजिए। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर फोर इन फोर for a seepage in an anisotropic soil condition, a scale transformation is used to obtain the standard Laplace equation. A standard Laplace equation then flow net is drawn for a transform section, ठीक है। एक मिनट यार, इसमें क्या स्टैंडर्ड लेप्लास इक्वेशन क्या होता है? इसको आप डायरेक्ट याद कीजिएगा, ठीक है। एक इक्वेशन है स्टैंडर्ड लेप्लास इक्वेशन, लेप्लास इक्वेशन फॉर ट्रांसफर्ड ट्रांसफॉर्म सेक्शन। इसका जो होगा आंसर डायरेक्ट इसको याद कीजिएगा, क्या है? शॉर्टनिंग हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ठीक है, बाई रूट अंडर के जेड के एक्स। इसको डायरेक्ट याद करिएगा, के जेड बाई के एक्स इसका होगा, इसका लैप्लास का एक इक्वेशन होता है, ठीक है। इसके इसमें ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसलिए सिर्फ इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा, 2-3 बार इसको देखिएगा वीडियो ना, ऑटोमेटिक इसको ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 42 मिनट हो चुका है, अभी हम कितना क्वेश्चन में है? अभी 15 क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब बताइए एक क्वेश्चन में हम इतना टाइम दे रहे हैं, इसलिए टाइम दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन में जितना भी सारे ऑप्शन है सारे मैं डिटेल कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए 40 से 50 क्वेश्चन होगा और उसमें आपको 100 से प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर समझें, देखें। एक वीडियो को 2-3 बार आप रिकॉल कीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो ऑटोमेटिक सारा मैं जो मैं टेक्निक से बता रहा हूँ आपको माइंड में एक बार में क्लियर छप जाएगा, विथ क्वेश्चन एंड उसका आंसर भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? लिक्विफिकेशन ऑफ फाउंडेशन, liquefaction of foundation soil during earthquake shall not be the reason for cracking of। हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि लिक्विफिकेशन होता क्या है। लिक्विफिकेशन से आप क्या समझते हैं बताइए? लिक्विफिकेशन एक फेनोमेनन है, ठीक है। लिक्विफिकेशन एक फेनोमेनन है जो जनरली आपका फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल में देखा जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट इसमें देखिए, इसमें भी डबल क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपसे इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है कि पूछ देगा कि लिक्विफिकेशन इज सुटेबल फॉर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो सुटेबल होता है, सुटेबल फॉर फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल,
ठीक है, एक ही अलग क्वेश्चन है, एक अलग क्वेश्चन का आंसर है। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल में फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल होता है, लिक्विफिकेशन हम लोग पूछेगा कि लिक्विफिकेशन इज सुटेबल फॉर, तो क्या मारिएगा, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि लिक्विफिकेशन ऑफ ए फाउंडेशन सॉइल अंडर ड्यूरिंग अर्थक्वेक शेल नॉट बी रीजन फॉर क्रैकिंग। जब लिक्विफिकेशन जब होता है तो इसमें से कौन सा रीजन जो कि क्रैकिंग का पार्ट, क्रैकिंग होता है लेकिन उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, क्या वो वाल एंड फाउंडेशन इन बिल्डिंग, ये उसके अंदर आता है, या फिर बीम एंड कॉलम इन बिल्डिंग, या फिर ओनली फ्लोर इन द बिल्डिंग, या फिर ओनली बालकोनी इन द बिल्डिंग। देखिए, जब आपका अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाल एंड रूफ ये दोनों क्रैक करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब आपका अर्थक्वेक आता है तो लिक्विफिकेशन के कारण जो फाउंडेशन सेटलमेंट होता है उसके कारण जो सबसे पहले क्रैक जनरेट होता है, क्रैक आपका सबसे पहले कहाँ पे आता है, आपका वाल में आएगा, रूफ में आएगा, ठीक है, बीम में आएगा, कॉलम में आएगा, ओनली फ्लोर में भी आएगा, लेकिन एक जो आपका बालकोनी का जो पार्ट है, बालकोनी का पार्ट है, इसमें आपका नहीं आएगा। ठीक है, बालकोनी वाला पार्ट में क्रैकिंग नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सब क्रैकिंग आएगा आपका, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि नॉट बी रीजन, उसका रीजन नहीं है। तो उसका रीजन कौन सा नहीं है, कि ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें बालकोनी का जो पार्ट है इसमें क्रैकिंग नहीं आता है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, थोड़ा जल्दी खींचें। ठीक है, स्टार्ट कर, थोड़ा सा जो मतलब जो ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा रिपीटली पता नहीं करता उसको जल्दी बता के हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराना है और अभी मतलब 50 मिनट होने को चला, अभी क्वेश्चन हम लोग बहुत पीछे ही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सॉइल विच प्लॉट एबव द ए लाइन इन ए प्लास्टिसिटी चार्ट इज नोन एज। इसमें आपको 100% मारिए, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका आप लोग जानते हैं डायरेक्ट कि ए लाइन के एबव क्या हो जाएगा, ए लाइन के एबव, ये जानते हैं ना, इसमें तो बताने की क्या जरूरत है यार। ये हो गया ए लाइन एबव क्या है, क्ले है, नीचे क्या है, सील्ड है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एबव ए लाइन, तो सीधे यहाँ से क्ले मारे और आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। बताइए, स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड यूज टू डिटरमाइन, ये क्या डिटरमाइन करता है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन डायरेक्ट। ठीक है, इसमें भी दो मेथड होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड होता है और दूसरा है, एक ये मेथड हो गया स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया, और सेकंड जो मेथड आपका है वो लॉगरिथमिक मेथड है। लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड। ठीक है, ये दो मेथड है जो आपका किस में आएगा, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट ए विंड ब्लोन डिपॉजिट। इसके पहले मैं शुरुआत में भी ये क्वेश्चन को बताया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको शुरुआत में बताया था, बताइए इसका आंसर क्या आप लोग मारे थे। शुरुआत में इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि इसमें क्या हम लोग क्या बताया था, हम लोग पीछे जो बताया था कि इसमें कौन सा विंड ब्लोन डिपॉजिट है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अस्थिर से पढ़िएगा, नहीं तो फिर गलती मारिएगा, आगे बढ़िएगा, आपका नंबर कटेगा। ठीक है, इसमें नॉट बोल रहा है, देख लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख दिया नॉट, कौन नहीं है, तो ड्रिफ्ट नहीं है भाई, ड्रिफ्ट नहीं है। बाकी आपका एओलाइन है, ड्यून सैंड है, लोइस है, ड्यून सैंड है, एओलाइन है, ये सारा क्या है, विंड ब्लोन है। लेकिन आपका ड्रिफ्ट जो है, ड्रिफ्ट आपका जो है, ड्रिफ्ट जो आपका है, ये जो फॉर्म होता है ड्रिफ्ट यहाँ लिख देते हैं, इट इज फॉर्म बाय ग्लेशियर। ग्लेशियर एंड आइसबर्ग। ठीक है, ग्लेशियर एंड आइसबर्ग से ये ड्रिफ्ट का फॉर्मेशन होता है। लुईस सॉन्ड तो हम लोग पढ़े ही हैं, ड्यून सैंड पढ़े हैं, एओलाइन तो हम लोग जानते ही हैं। एओलाइन क्या होता है बताइए,
अभी बताए थे जी पीछे, पीछे क्या बताया था बताइए। ये तीनों तो बताया था ना कि ये तो लोइस हो गया, ड्यूनसेंड हो गया, एवलिन डिपोजिट हो गया, सारे क्या है विंड ब्लोन है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि कौन नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीपेज डिस्चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन दी, बताइए सीपेज डिस्चार्ज किस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर ये नहीं होगा, सीपेज डिस्चार्ज डज नॉट डिपेंड किस पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीपेज डिस्चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले सीपेज डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम लोग राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे। सीपेज डिस्चार्ज क्यू इजकल टू क्या होता है, के एच एन एफ बाई एन डी। ठीक है, के एच एन एफ बाई एन डी, के क्या है आपका, एच क्या है, एन एफ बाई एन डी क्या है, आप लोग तो जानते ही एन एफ बाई एन डी क्या है, ये आपका सेफ फैक्टर है, सेफ फैक्टर। के क्या है तो आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी है, एच क्या है, एच क्या है, हेड है विथ, एच हेड है विथ टेक फ्लो, हेड है टेक फ्लो। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें से देखिए क्या ऑप्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ये भी है, हेड भी है आपका, बाउंड्री कंडीशन, सेफ फैक्टर है, लेकिन एग्जिट ग्रेडियंट नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये इसमें कहीं मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें डज नॉट बोला था, देखिएगा इसमें डज नॉट बोला है, ये नहीं कि ये मार दीजिएगा हो जाएगा गलत, फिर हो जाएगा दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थन मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज, बताइए कोई अर्थन का कोई मान के चलिए कोई बॉडी है, ठीक है, अर्थन मास है, ठीक है, कोई मैकमेट है, जिसमें क्या बोल रहा है कि इसमें से जो सीपेज हो रहा है कि ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थन मास, उसका जो सीपेज का डायरेक्शन क्या होगा, क्या पैरेलल होगा, क्या परपेंडिकुलर होगा, या फिर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन होगा, या फिर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो सीपेज का जो डायरेक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहीं दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बीच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज लीस्ट प्रोबेबल, ये बताइए, आपको वो बताया था ना, आपका क्या बताए थे, एक्वाफर, एक्वाटर्ड, एक्वाक्लूड। ठीक है, उसी में से ये क्वेश्चन है, बताइए लीस्ट प्रोबेबल क्या होता है, बताइए। तो लीस्ट प्रोबेबल क्या मतलब, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि इसमें से बहुत कम पानी पास होता है, बहुत कम पानी पास किस में होता था, आपको बताया था कि बहुत कम पानी जिसे बहुत निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो स्टीप क्ले इज द करेक्ट आंसर। ग्रेबल सबसे ज़्यादा पानी पास होता है, मतलब क्या, एक्वीफर, एक्वीफर मतलब फर पानी फर पास करेगा, मतलब एक्वाफर। ठीक है, सिल्ट, सैंड और ग्रेबल सैंड दोनों एक ही है, सिल्ट हो गया और स्टीप क्ले भी हो गया। ठीक है, इसी तरह समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एम्बैंकमेंट ऑफ फाउंडेशन ऑन ए प्रीवियस फाउंडेशन ऑफ ए फिफ्थ डेप्थ दिया हुआ है, ए फ्लो नेट इज गिवन सिक्स फ्लो नेट दिया हुआ है, फ्लो चैनल कितना 6 है, 18 आपका इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है, हेड ऑफ द वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग सीपेज इज 6 मीटर है, तो कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीवियस स्ट्राटा इज 4 × 10⁻10 मीटर पर मिनट है। ठीक है, तो इसमें से आपको जो पूछ रहा है, इसमें जो आपको निकालना है, इसमें आपका सीपेज निकालना है। देखिए सीपेज लॉस पर मीटर लेंथ, सीपेज का फॉर्मूला अभी बताए थे ना डिस्चार्ज का, क्या होता फॉर्मूला, अभी हम लोग पढ़े थे ना, क्या होता बताइए, Q इजकल टू के एच एन एफ बाई एन डी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं कि कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻5,
तो हम लिख सकते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा हमको। इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है मीटर पर मिनट में दिया हुआ है, इसके वैल्यू को हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर डे में। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा जो ऑप्शन है मीटर पर डे में है, तो सबसे पहले हमको चेंज करना पड़ेगा। इसमें कितना है देखिए, यहाँ कितना है 4 × 10⁵ सॉरी 10⁻³ है। 4 × 10⁻³ है, 5 है। ठीक है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, डे में। तो डे में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 24 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा किस में आ जाएगा, मीटर पर डे में आ जाएगा। ठीक है, इसमें इसको जब आप सॉल्व मतलब कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये कैलकुलेट करके जो इसका आएगा 0.0576 आएगा। ठीक है, मीटर पर डे, मीटर पर डे। पहले हम सबका सारा जो कन्वर्जन में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सिर्फ ये चेंज करना था, तो कुछ नहीं चेंज करना था हमको। आप पुट करना है वैल्यू, तो हम लोग कितना के कितना दिया हुआ है 0.0576 इंटू 6 इंटू NF कितना दिया हुआ है, NF देखिए कितना दिया हुआ है 6। ठीक है ना, 6 हो गया। ND कितना दिया हुआ है, ND 18 दिया हुआ है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जो आपका आंसर आएगा 0.1152। ठीक है, मीटर क्यूब पर डे। ऑप्शन है देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ है, कुछ नहीं था। सीपी डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, उसमें आपको पुट करना था और आंसर लाना था। खाली एक छोटा सा कन्वर्जन है जो मीटर पर मिनट में दिया हुआ है, उसको मीटर पर डे में चेंज करना था और फिर उसको वैल्यू को पुट करना था, आंसर आ जाता। कैसा है क्वेश्चन लेवल, कैसा है बताइए, आप लोग कमेंट में टाइप कीजिए क्वेश्चन लेवल कैसा है। सही है ना, 1 मिनट। नेक्स्ट क्या है, ए फ्रेटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन ए डैम सेक्शन बिलो बीच देयर आर। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे ही पढ़े थे ना, तो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, उसमें क्या था, हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पूछ रहा था, जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल था। इसमें क्या पूछ रहा है कि ए फ्रेटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन ए डैम सेक्शन बिलो विच देयर आर। जो डैम सेक्शन के नीचे जो लाइन होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव इक्विपोटेंशियल लाइन होगा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक लाइन होगा, या फिर निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक लाइन होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, पीछे पढ़े थे कि जो फ्रेटिक लाइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक लाइन होता है, जो कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज आर। बताइए इनमें से कौन सा मेथड है जो कि कोफिशिएंट ऑफ इनडायरेक्ट मेथड है कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का, बताइए। तो दैट हमारी सरकारी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटेशन फ्रॉम ए ग्रेन साइज आपका है, हॉरिजॉन्टल कैपिलरिटी टेस्ट है, कंसोलिडेशन टेस्ट डेटा है, मतलब सारा जो है इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्या है, स्ट्रेटिफाइड कन्फाइंड एक्वीफर हैज टॉप लेयर इज 2 मीटर थिकनेस, मिडिल लेयर इज 4 मीटर थिकनेस एंड बॉटम लेयर इज 3 मीटर थिकनेस। इफ द प्रोबेबिलिटी जिसका दिया हुआ है 2 4 6 का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ कितना 6 16 24 दिया हुआ है मीटर पर डे। द इफेक्टिव वर्टिकल प्रोबेबिलिटी बताइए। आपको मैं पीछे बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त समझाया था। बताइए वर्टिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के भी क्या था फॉर्मूला जी, वर्टिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बस उस पर बैठा दीजिए, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई क्या H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3। बस इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू आ गया। H1 कितना दिया हुआ है, हाइट जी, हाइट ये देखिए, ये वाला कितना है 2 है, 2 प्लस
4+3, ठीक है। नीचे क्या है, H1 कितना है, H1 आपका 2 है, कि कितना है 6 है, प्लस 16 है डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी यहाँ 4 होगा, 1 मिनट, यहाँ कितना होगा 4 होगा, उसके बाद 16 होगा, फिर यहाँ प्लस H3 कितना है आपका 3 है डिवाइडेड बाई 24 है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर है बताइए। इसका सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12 पॉइंट शायद 7 आ रहा है। तो इसको अप्रोक्स हम लोग ले रहे हैं 13 डेज, 13 मीटर पर डे, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं भाई, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें रॉकेट साइंस जो कि नहीं सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टेंट हेड प्रोबेबिलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, बताइए। कॉन्स्टेंट हेड एक होता है, एक होता है क्या फॉलिंग हेड। फर्स्ट आपका ये हो गया तो प्रोबेबिलिटी टेस्ट, दूसरा आपका है फॉलिंग हेड टेस्ट। फॉलिंग हेड टेस्ट, कॉन्स्टेंट हेड में देखिए सी से कांस्टेंट सी से कोर्स ग्रेन सॉइल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड फॉलिंग हेड टेस्ट, इसमें आपका क्या होगा, इसमें जो सॉइल जो यूज होता है टेस्ट क्या होता है, वो आपका फाइन ग्रेन सॉइल होता है, फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अगर यहाँ तक सारा क्लियर है तब सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अपने जो आपकी जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसका कुछ नंबर से छूट जा रहा है, उसके लिए ये जो सेशन रहने वाला सबसे बेहतरीन रहने वाला है। क्योंकि मैं जो लड़का जाके बॉर्डर पॉइंट पे छट जाता है ना, वो कैसे छटता है, उसका रीज़न क्या है, वो ऐसा क्वेश्चन में जाकर गलती किया होगा जो कि क्वेश्चन उसको आता होगा, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चन गलती कर दिया होगा। जिससे मैं आपको जो बताया एक्वा क्लूड, एक्वा टड, एक्वा फर्क, जो मैं आपको थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में बताया, वैसा ट्रिक उस बंदे के लिए है, वैसे एस्पिरेंट के लिए है जो 0.25 नंबर से 0.5 नंबर से छट रहे हैं, ठीक है, उसके लिए है, ठीक है। तो उसको अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ठीक है, वीडियो को, और थोड़ा सबको सजेस्ट करें ताकि हमको और थोड़ा एनर्जी मिले, तो मैं और सारा इस तरह वीडियो एक से एक वीडियो लेके आऊँ और आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा, ऐसा मतलब क्लू दूंगा, टेक्निक दूंगा, जो को आपको सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका ऑप्शन ऐसा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसा क्वेश्चन अगर कहीं आपको दिख जाए तो डायरेक्ट आप आंसर समझ आए कि वो हाँ हम लोग वहाँ पढ़े थे, इस टाइप से ऐसे सर बताए थे, एक बार में आंसर सही मार के वहाँ से आप आगे निकल जाइएगा बहुत ही विदिन कम सेकंड में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई, ये छोटी नहीं, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से पढ़िए हम लोग। स्टेटमेंट फर्स्ट ए क्या है, प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट वेट। पहले ऑप्शन ए गलत है। अब बोलिएगा कैसे गलत है सर, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, यूनिट वेट का, लेकिन ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का, लेकिन यहाँ क्या बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का, पहले ही विस्कोसिटी दे दिया जो कि ये सरासर गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल। देखिए ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं पढ़े हम क्योंकि हम देखेंगे हमको ये गलत देखना है, तो हमको जिसमें लगे कि नहीं स्टेटमेंट ये गलत है, अगर दो ऐसा मिल जाता तो हमको फिर ये भी हमको पढ़ना पड़ता, लेकिन ऐसे हमको आपको बताएंगे। लेकिन ये आपको बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में अगर जल्दी करना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार में क्वेश्चन को पढ़ें तुरंत एकदम देखें पहले कि नहीं ये किसमें मैच करा कौन सा ऑप्शन में, उसको मार के तुरंत आप आगे बढ़े, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट भी क्या है, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मीडियम अल्टर्स द प्रोबेबिलिटी थ्रू सॉइल।
द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल मीडियम, ये सही है, ये सही है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है प्रोबेबिलिटी के साथ साथ दोनों इंक्रीज करता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए द सॉइल हैज अ डिस्चार्ज वेलोसिटी इतना दिया हुआ है एंड वॉइड रेशियो दिया हुआ है इतना, तो बताइए व्हाट इज सीपेज वेलोसिटी क्या होता है? बताइए सीपेज वेलोसिटी क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या पढ़े थे आप लोग? वेलोसिटी ऑफ सीपेज वी एस इजकल टू क्या पढ़े थे जी? वी डी बाई एन। एन क्या है? आपका पोरोसिटी है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले निकालना होगा, तो हमको एन यहाँ पर एन दिया हुआ लेकिन हमको निकालना क्या था? हमको ई दिया हुआ लेकिन हमको एन निकालना है। सबसे पहले हमको एन निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? भी एन इजकल टू हम लोग जानते हैं ना, ई बाई 1 + ई। तो ई कितना दिया हुआ है? 0.5 डिवाइडेड बाई, इसको जब जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा। जब इसको तो कैलकुलेट करेंगे तो 0.333 आएगा, ठीक है। तो मेरा ये कितना ई एन आ गया 0.33। तो हम यहाँ पर ये क्या आपका दिया है? डिस्चार्ज वेलोसिटी कितना है? 6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 0.333। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपका आंसर जो आएगा लगभग देखिएगा तो इसका जो आंसर आएगा आपका 18 पॉइंट समथिंग है। कितना है? 18.01 है शायद, 18.01 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 18 है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ तक क्लियर है ना? कहीं भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है कि ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थन मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज, हम लोग पीछे पढ़े थे, ये क्या था? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। इसका आंसर ये था जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द पोर वाटर प्रेशर इन द कैपिलरी जोन, हम लोग पीछे पढ़े थे भी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें मतलब थोड़ा सा इजी पूछ दिया है। क्या था ये? पोर वाटर प्रेशर क्या होता है? एलवेज नेगेटिव या पॉजिटिव? एलवेज पॉजिटिव। ओ सॉरी, ये नेगेटिव हुआ क्योंकि वो कम था ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था, इसलिए यहाँ क्या है? द पोर वाटर प्रेशर इन कैपिलरी जोन इज एलवेज नेगेटिव, ठीक है। एलवेज नेगेटिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे ऑप्शन, जो लड़का कंसेप्ट पीछे 2-3 बार मैं रिपीट भी किया हूँ, वो वीडियो वो क्वेश्चन देख लेना, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मतलब वन लाइनर टाइप में पूछ दिया है। और पीछे जो हम लोग पढ़े थे मतलब पूरे डिटेल पढ़े थे कि इसमें कहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है, कहाँ पे आपका लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। वैसे हम लोग डिटेल पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है? देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ फ्री ड्रॉप, व्हाट इज द मास एंड फ्री ड्रॉप रिस्पेक्टिवली ऑफ रैमर इन द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एज पर IS 2720 पार्ट 7 1980, ठीक है। बताइए, SPT टेस्ट होता है ना, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसका वैल्यू पूछ रहा आपसे। उसका मास कितना था, कितना केजी हम लोग लेते हैं, और उसका मतलब हैमर का कितना है, इसका हम लोग पढ़े थे। SPT टेस्ट का टेस्ट जो होता है, इसमें जो वेट ऑफ हैमर होता है कितना? 2.6 हैमर वेट कितना था? 2.6 kg। फ्री फॉल कितना था? 310 mm। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिप फुटिंग इज 1.5 मीटर विड्थ है, लोकेटेड एट ए डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर इन क्ले इज 420 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज इतना दिया हुआ है, एस्टिमेट द नेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बताइए, इसका फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं? QN का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, क्या होता है? QN इजकल टू क्या जी? क्या आप लोग पढ़े थे? QG माइनस गामा इंटू DF, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है,
ठीक है। तो इसमें से अब क्यूजी क्या होगा, दिया हुआ ये देखिए 420 ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी, क्यूजी यही हुआ, ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी कितना है 420 है, माइनस गामा कितना दिया हुआ है, गामा 20 दिया हुआ है, इंटू डेप्थ ऑफ, डेप्थ कितना दिया हुआ है, डेप्थ 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 396 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैप ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाई ए ग्रेविटेशनल फोर्सेस, बताइए बताइए इसका आप लोग क्या मारेंगे। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एनी हाउ किसी भी ये में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग बताइए, उसके बाद मैं बताता हूँ, कमेंट में टाइप कीजिए आंसर। बताइए इसमें से कौन सा है जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ट्रांसपोर्टेड होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या, पहला क्या हम लोग जानते हैं, टेलुस, TLUS, टेलुस इज ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसके बारे में तो हम लोग ड्यूनसेन पढ़ लिए हैं, लोएस भी पढ़ लिए हैं, ये विंड ब्लोन था, ड्रेपिड भी पढ़ लिए हैं, जो किसे था आपका ग्लेशियर से था, ट्रांसपोर्टेड बाई ग्लेशियर, ग्लेशियर था। ड्यूनसेन आपका जो था क्या थी, ड्यूनसेन आपका आपका था विंड ब्लोन था, लोएस भी आपका विंड ब्लोन था। ठीक है, और ये आपका लोएस जो टेलुस जो आपका हो गया, आपका टेलुस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ट्रांसपोर्टेड होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। देखिए टेलर स्टेबिलिटी नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस टॉपिक से एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बताइए इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि टेलर स्टेबिलिटी का जो नंबर है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक कुछ ऐसा है नहीं। सी डिवाइडेड बाई इसका रिप्रेजेंटेड बाई सी डिवाइडेड बाई FC इंटू गामा इंटू H, यही इसका फार्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा टेलर स्टेबिलिटी नंबर। स्टेबिलिटी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि सॉइल है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स यहाँ दिया हुआ है, इफ नेचुरल वाटर कंटेंट दिया हुआ है, इसमें क्या कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछा है। तो बनाइए दीजिएगा, ज़्यादा तो हार्ड है नहीं, बताने की जरूरत है क्या ऐसा। अगर बोलिए, अगर कमेंट में आप लोग बोले कि किसी का हैंड, आप लोग हैंड रेज कीजिए, अगर कोई बोलेगा नहीं बताने की जरूरत है तो मैं तुरंत बताऊंगा इसको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि नहीं, ये सब कुछ है नहीं कि इस क्वेश्चन में बताने लगे। जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला लगाइए, बस वैल्यू बैठाइए, आंसर पाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए कंसोलिडेशन मीडियम एंड डबल ड्रेनेज टू अंडरगो 50% ऑफ इट्स प्राइमरी कंसोलिडेशन, इट वाज एस्टिमेटेड बाय 8 ईयर, all the conditions remaining same, estimate the time required for the medium and single drainage boundary। बताइए सिंगल ड्रेनेज बाउंड्री के बारे में बता रहा है आपको। इसमें आप लोग इसका फार्मूला भी आप लोग जानते हैं, इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या है पहले बताइए, इसका फार्मूला क्या है, TV इजकल टू CV इंटू टी डिवाइडेड बाई D²। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को जो निकल के आता है, हम लोग जानते हैं कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D का स्क्वायर। ठीक है, तो TA डिवाइडेड बाई TB है ना, इजकल टू D, ड्रेनेज दिया हुआ है ना, डबल ड्रेनेज है सिंगल ड्रेनेज है, रिक्वायर्ड फॉर ए डबल ड्रेनेज। ठीक है, तो D/2 डिवाइडेड बाई D² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से जो आपका टाइम दिया हुआ है, T कितना टाइम दिया हुआ है, 8 ईयर्स दिया हुआ है, ये आपका 8 ईयर्स दिया हुआ है, TB आपका निकालना है। ठीक है, तो ये आप जो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे D डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 2 4, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से TB निकल जाएगा, TB कितना हो जाएगा 8 चौक 32, TB इजकल टू 32 ईयर्स हो जाएगा।
करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ दिया नहीं था, बस सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बीटर पाइल्स आर ड्राइवन bitter piles are driven in an inclined direction to resist the large horizontal or inclined forces। और सेकंड जो आपको फीडर पाइल के बारे में दिया हुआ है कि इज यूज टू प्रोटेक्ट द कंक्रीट डेक और वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर फ्रॉम ए इम्पैक्ट मे बी कॉज बाय द वेव जनरेटेड ऑन बाय ए शिप एंड फ्लोटिंग बॉडीज। ये भी सही बोल रहा है। बीटर्स पैर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि जब भी यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग इंक्लाइंड यूज़ करते हैं। ठीक है, बीटर पैर्स कहाँ पे, टू रेजिस्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग बीटर्स पैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेकंड जो आपका फीडर पाइल है, फीडर पाइल जनरली हम लोग कंक्रीट ब्लॉक का होता है, ये वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर में जनरली शिप में ये यूज़ किया जाता है। आप लोग शिप में देखे होंगे अलग अलग टाइप का पाइल यूज होता है। ठीक है, तो वहीं बोल रहा है कि फिंडर पाइल आर यूज टू प्रोटेक्ट द कंक्रीट डेक और अदर वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है विच मे बी कॉज बाय ये वेव जनरेटेड, जहाँ से वेव जनरेट होता है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बोथ मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? द ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्ले मिनरल कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल फॉर्मिंग ए कन्फिगरेशन ऑफ एन ऑक्टाड्रोन एंड हैविंग ए एल्युमिनियम एटम एट द सेंटर। बताइए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मतलब रटने का है। ठीक है, रटने का मतलब एक बार इसको देख लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट 6 होगा। ठीक है, इसको हम भी याद कर लिए हैं। ठीक है, इसको तो इसलिए आप लोग 2-3 बार रिकॉल कीजिएगा ना, डाटा आपको ये आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यूनिट है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जहाँ दिक्कत लगे तुरंत बताएं, कमेंट टाइप करें। ठीक है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तुरंत मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन तरजागी बियरिंग कैपेसिटी एनालिसिस द सॉइल वेज इमीडिएटली बिलो द फाउंडेशन रिमेन इन स्टेट ऑफ। बताइए, तरजागी जो सबसे पहले कंसीडर क्या था, वो क्या कंसीडर किया था, वही पूछ रहा है। तो जिस टाइम तरजागी जो अपना ये दे रहा था ना, तरजागी जिस टाइम अपना एजम्पशन दे रहा था, तो उस टाइम जो सॉइल का जो उन्होंने एजम किया था, उन्होंने क्या कंसिडर किया था कि सॉइल इज सबसे पहले क्या एजम्पशन किया था कि सॉइल जो होगा वो आपका इलास्टिक इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इलास्टिक इक्विलिब्रियम में होगा, तो उसके बाद उन्होंने एजम्पशन दिए थे कि सॉइल का थी एजम्पशन दिए थे, 3-4 एजम्पशन दिए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि इन तरजागी बियरिंग कैपेसिटी analysis the soil weighs immediately to below the foundation remain in the state of elastic equilibrium। ठीक है, प्लास्टिक नहीं होगा, कितना लोग प्लास्टिक भी मारते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन यही होगा इलास्टिक में या प्लास्टिक में, ये आप 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। लेकिन आपको ये जो 2 ऑप्शन है ना, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसीलिए एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि जो तरजागी बियरिंग कैपेसिटी एनालिसिस जो किया था, तो उसमें जो तरजागी साहब थे उन्होंने जो सॉइल को कंसिडर किया था, वो सॉइल कैसा था आपका, इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंसीडर किया था। ठीक है, माइंड में तुम सेट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ने एई में खास करके पूछता है, एई में पूछेगा, किसी में पूछ सकता है, एई जेई आप किसी भी स्टेट का दें या फिर सेंट्रल का दें, एसएससी जेई दें, आरआरबी जेई दें, बीटीएससी जेई दें, जितने भी स्टेट्स का एसएससी जेई एई होते हैं, ये जितना भी मैं अभी तक क्वेश्चन कराया हूँ, सारा क्वेश्चन रिसेंट ईयर से पूछा गया है। रिसेंट ईयर लगभग में देखिएगा तो 2025 2024 2023 इस तरह से सारा क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग रिकॉल कीजिएगा ना, तो सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया भाई, ये बाय डिफॉल्ट कुछ आ गया है। देखिए इसका एक टेबल मैं लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, एक तरफ एसपीटी का वैल्यू क्या होगा और एक तरफ कंसिस्टेंसी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल जो होगा ये इधर आपका एसपीटी का वैल्यू होगा, एसपीटी वैल्यू,
ठीक है। इधर आपका कंसिस्टेंसी का वैल्यू होगा, ठीक है, ठीक है। एसपीटी का वैल्यू जो वेरी करेगा, अगर बाई चांस 0 से 4 दिया हुआ है, ठीक है, फिर अब कितना 5 से 10 है, या फिर 10 से 30 है, या फिर 30 से 50 है, या फिर ग्रेटर देन 50 है। अगर इस रेंज में आपका वैल्यू वेरी करेगा तो इसका कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होगा, समझिए। सबसे पहले जो होगा कि 0 से 4 के बीच में कितना आएगा, वेरी 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 लॉस, वेरी वेरी लूज आएगा। फिर इसमें जो आएगा, इसमें लूज आएगा। 10 से 30 में जो आएगा, इसमें मीडियम आएगा। 30 से 50 में क्या आएगा, डेंस आएगा। इसमें जो आएगा आपका वेरी डेंस आएगा, ठीक है। तो इसमें जो मेरा जो जा रहा है कि जो 0 से 2 की रेंज किस में जा रहा है बताइए, 0 से 2 रेंज किस में जाएगा, ये आपका जाएगा किस में, वेरी लूज में आएगा। सॉरी, 0 से 2 जो आपका आएगा ना, वो आपका किस में आएगा, वेरी सॉफ्ट में आएगा, वेरी सॉफ्ट। क्योंकि लूज है ना, हम लोग इधर धीरे 0 से 2 मतलब 4 से भी कम है। इट मीन्स क्या, वेरी और लूज होगा, मतलब और थोड़ा सा लूज होगा। ये होगा वेरी लूज हो गया। वेरी लूज के पीछे क्या होगा, वेरी सॉफ्ट होगा, उसके बाद वेरी लूज आएगा, उसके बाद लूज आएगा, उसके बाद मीडियम आएगा, उसके बाद डेंस आएगा, उसके बाद वेरी डेंस आएगा। इस तरह से एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा, ठीक है, समझ गए। इस तरह इस चार्ट को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेलो फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन इज ऑल्सो नोन एज, बताइए टैप कीजिए आंसर क्या है इसका। राफ्ट फाउंडेशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो मेट फाउंडेशन। डायरेक्ट मारिए, बढ़िया आगे, देरी नहीं करना है। द विड्थ ऑफ टेस्ट पीट फॉर ए प्लेट लोड टेस्ट, बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेट लोड टेस्ट में जो विड्थ होगा द टेस्ट विड्थ ऑफ टेस्ट कितना होगा, 5 टाइम्स होगा। ये डायरेक्ट आपको याद रखिए, डायरेक्ट पूछता है कि 5 टाइम्स द विड्थ ऑफ प्लेट, ठीक है। याद नहीं रहेगा, गलत मत दीजिएगा, इसलिए डायरेक्ट याद कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज ग्रेटर देन 6 एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज 1 to 3, बताइए 6 है किसका, सी यू का वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, क्या आ जाएगा, सैंड। सी से 6 से सैंड कितना, वेल ग्रेडेड, कहाँ है वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड। अगर कोई से बोलेगा कि सी यू का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, ये किस में जाएगा, ग्रेवल, ग्रेवल हो जाएगा। ये क्या है, ग्रेटर देन 6 आपका सैंड में जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला पूछेगा तो किस में मरिएगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन बीच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइक्सियल टेस्ट ड्रेनेज फ्रॉम द स्पेसिमेन इज नॉट अलाउड एट एनी स्टेज, बताइए ट्राइक्सियल टेस्ट में ड्रेनेज किस में अलाउड नहीं है, ड्रेनेज फ्रॉम द स्पेसिमेन इज नॉट अलाउड एट एनी स्टेट। क्या कॉन्सिलेटेड अनड्रेन टेस्ट होगा, या फिर अनकॉन्सिलेटेड अनड्रेन टेस्ट होगा, या फिर कॉन्सिलेटेड ड्रेन टेस्ट होगा, या फिर अनकॉन्सिलेटेड कंप्रेशन टेस्ट होगा, ये भी नहीं होगा। कॉन्सिलेटेड ड्रेन टेस्ट होगा, इसमें तो ड्रेन हो रहा है, लेकिन हमको क्या बताना है कि नॉट किस में नहीं हो रहा है। अनकॉन्सिलेटेड ड्रेन टेस्ट कॉन्सिलेटेड हो रहा है लेकिन अनड्रेन हो रहा है, लेकिन कॉन्सिलेटेड हो रहा है ना, ये भी नहीं होगा। अनकॉन्सिलेटेड अनड्रेन टेस्ट इज अ नॉट ए टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ ड्रेनेज, इसमें कोई ड्रेनेज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी ड्रेनेज हो रहा था, इसमें अनड्रेन, सॉरी एक मिनट, इसमें अनड्रेन हो रहा था, पानी नहीं जा रहा था, रुक रहा था, लेकिन यहाँ हाँ सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर ए में बोलिएगा कैसे ये गलत हुआ। गलत होने का रीजन कि इसमें कॉन्सिलेटेड है, ठीक है, तो इसमें तो पानी निकल रहा है, यहाँ पे ना, यहाँ पे पानी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पानी बंद है। इसमें पानी नहीं निकल रहा है, इसमें भी पानी नहीं निकल रहा है, इसमें पानी नहीं निकल रहा है, इसमें पानी निकल रहा है, ड्रेन हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। इसमें अनकन्फाइंड है, कंप्रेशन है, पानी बाहर निकल रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। During the consolidation process of saturation soil, what will be the degree of saturation of the soil, बताइए इसका आंसर क्या हम लोग मारेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ड्यूरिंग जो कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है, कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जिसमें जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्या होता है, उसमें से हम लोग को कंसोलिडेशन प्रोसेस में आपको होता क्या है कि इसमें से वाटर
बाहर निकलता है, ठीक है। वाटर बाहर निकलता है, इट मीन्स क्या, तो उसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो रिमेन कॉन्स्टेंट होता है उसमें, ठीक है। इसमें जो बोल रहा है कि ड्यूरिंग कंसोलिडेशन प्रोसेस द सैचुरेटेड सॉइल विल बी हैपन, द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल बी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ना कि इट विल बी डिक्रीज करेगा ना ही इंक्रीज करेगा, ऐसा तो यहाँ कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कितना, तो उसका जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होगा आपका, इट विल बी रिमेन कांस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द एरिया क्या है, द एरिया रेशियो फॉर सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले सॉइल, बताइए इसका आंसर क्या मारिएगा आप लोग। द एरिया रेशियो ऑफ सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले सॉइल का क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि द एरिया रेशियो फॉर सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले कितना होता है, बताइए। एरिया रेशियो क्या होता है, डायरेक्ट इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जो आपको मैं बताऊँ, ठीक है। इसमें दो और बताऊँगा। तो इससे जो पहली तो होता है कि फर्स्ट जो होता है एरिया रेशियो, एरिया रेशियो जो होता है, एरिया रेशियो जो होता है आपका ग्रेटर देन 20%, ठीक है। और सेकंड जो आपका है, इसमें एक और 2 पॉइंट और इसमें आपको याद करना पड़ेगा कि आउट इनसाइड क्लियरेंस कितना होता है, इनसाइड क्लियरेंस, इनसाइड क्लियरेंस जो होता है 1 से 3% के बीच होता है, ठीक है। और आउटसाइड क्लियरेंस जो होगा आपका 0 से 2% होता है। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए आप इसे याद रखें, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओह सॉरी यार, थोड़ा मिस्टेक हो गया, वही तो मैं सोच रहा था कि कुछ यहाँ मिस्टेक है। तो एरिया रेशियो ये 20% नहीं होता, ये 10% होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 10%, ठीक है, 10% होता है। तो 10% आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, थोड़ा मिस्टेक होता है यार। द एरिया रेशियो फॉर सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले सॉइल इज ग्रेटर देन 10%, ठीक है। इनसाइड आपका 1 से 3% होगा, आउटसाइड आपका 0 से 2% होगा, ठीक है। इसलिए आपको भुलाना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू तरजागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, बताइए इसमें से कौन सही है नहीं है, कौन सा सही नहीं है। वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, तरजागे जो दिए थे वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, इसमें से कौन सही नहीं है, वही पूछ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका इनका जो एजम्पशन था ना तरजागी का, तरजागी जो एजम्पशन दिए थे वो फिलहाल तो दिए थे क्या कि आपको जब फ्लो होगा वो वन डायरेक्शन फ्लो होगा, ठीक है। इसमें तो ये सही दिया होगा कि डायरेक्शन इज वन डायमेंशन फ्लो होगा। सॉइल इज होमोजेनियस, सॉइल इज होमोजेनियस, बताइए। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, क्या होगा, सॉइल इज होमोजेनियस इन्होंने बोला था, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है इस क्वेश्चन में, सॉइल इज नॉन होमोजेनियस, ये ऑप्शन गलत है। फ्लो ऑफ वाटर इन द सॉइल इन वन डायरेक्शनल, ये सही है। सॉइल इज कम्प्लीटली सेचुरेटेड, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने जो कंसिडर किया था कि तरजागी थ्योरी जो तरजागी साहब जो थे उन्होंने कंसिडर किया था कि सॉइल जो होता है होमोजीनियस एंड एसिट्रोपिक होता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि सॉइल इज नॉन होमोजीनियस, जो कि गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं कि फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, आपका प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है। फॉर प्लास्टिसिटी चार्ट अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग लेटर सिंबल। देखिए तो हम लोग चलिए निकालते हैं, 1 मिनट यार। हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग सबसे पहले IP निकालेंगे, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालेंगे। क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना होगा, निकालिए, बहुत जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए। 55 माइनस 20 कितना होगा, 35, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, IP निकल गया। इसके बाद हम लोग ए लाइन का इक्वेशन पुट करेंगे। क्या है इक्वेशन ए लाइन का, IP का जो इक्वेशन है ए लाइन का 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, ठीक है। तो इसमें चलिए वैल्यू बढ़ाते हैं, 0.73 लिक्विड लिमिट कितना है आपका, लिक्विड लिमिट कितना है जी, 55, यहाँ लिखिए 55 माइनस 20। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका आंसर आएगा आपका कितना आएगा,
25.55, ठीक है, 25.5% आएगा। ये आपका क्या आएगा, ये आपका इक्वेशन से आके 25%, ठीक है। और आपको जो सिंपल जब प्लास्टिसिटी आपका, हाँ ठीक है, प्लास्टिसिटी जो निकालें, लिक्विड में प्लास्टिक लिमिट जो निकालें आप, प्लास्टिसिटी जनरल फार्मूला जो निकालें वो आपका कितना 35% है। तो हम इसमें देख रहे हैं आईपी ऑफ सॉइल जो आया है, आईपी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन ए लैंड सॉइल, आईपी ऑफ ए लैंड सॉइल, ठीक है। मतलब आईपी इसका ज़्यादा आता है, इट मीन्स इट विल, हम लोग बोल सकते हैं कि इट विल लाई ऑन lie above a line, a line equation, a line also WL लिक्विड में ग्रेटर देन 50%। जो आपको ये लाई करेगा वो करीब ये जाएगा आपका कितना, किस में जाएगा, जो सॉइल होगा वो सॉइल इज हाईली क्ले, ठीक है, किसमें जाएगा, सॉइल इज हाईली क्ले, CH। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसमें जाएगा, हाईली क्ले वाले रेंज में जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए, बस आपका प्लास्टिक लिमिट निकाल दिए हैं, फिर तुरंत आईपी का जो इक्वेशन है 0.73 WL-20 उसमें पुट करके वैल्यू निकाल दिए, फिर दोनों में कंपेरिजन करवा दिए हैं, जिसका वैल्यू ज़्यादा है वहाँ से फिर उसका आंसर निकाल दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि सॉइल लिक्विड लिमिट दिया, प्लास्टिक लिमिट दिया, श्रिंकेज लिमिट दिया है, क्या पूछ रहा है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो ये सब तो बताएंगे नहीं कि ये बहुत ईजी है, ये सब आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है। जनरल शेयर फेल्यूर अकर्स इन, बताइए जनरल शेयर फेल्यूर अकर्स कितने करता है, जनरल शेयर फेल्यूर अकर्स इन डेंस एंड में, किसमें करता है जी, जनरल शेयर फेल्यूर अकर्स करता है दोनों में, ठीक है, बोथ डेंस एंड स्टिफ। इससे भी आप डेंस नहीं मारिएगा, डेंस मारिएगा गलत होगा डायरेक्ट, इसलिए जान लीजिए कि जनरल शेयर फेल्यूर अकर्स इन डेंस एंड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लोकल शेयर फेल्यूर लूज एंड में, ठीक है, ये किसका है, लोकल शेयर फेल्यूर, लोकल शेयर फेल्यूर, ठीक है, जनरल शेयर फेल्यूर। पंचिंग का पंचिंग दिया है ना, स्टिफ शेयर फेल्यूर, ये आपको किसका, पंचिंग या फिर प्लास्टिक के लिए किसका है, पंचिंग शेयर फेल्यूर, पंचिंग शेयर फेल्यूर, ठीक है। तीनों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया समाप्त। तो आज का क्वेश्चन करीब कैसा लगा आपको बताएं आप लोग, ठीक है। करीब हम लोग देखा जाए तो करीब 50 क्वेश्चन मैंने किया हूँ ऑन बोर्ड पे, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ, जैसे देखिए एक क्वेश्चन को मैं डील किया था, इसमें लगभग 4 ऑप्शन थे, और 4 ऑप्शन को जो मैं डील किया था सारा क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया है। किसी एग्जाम में हर एग्जाम में किसी न किसी क्वेश्चन को जो ऑप्शन में सेट किया हूँ उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया, ठीक है। तो देखिएगा जनरली तो 100 क्वेश्चन आराम से 100 से प्लस क्वेश्चन होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में टाइप कीजिएगा, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो फिर मैं नया और सेशन इसी तरह भी अभी इसमें इसका शायद ये दूसरा सेशन है, सॉइल मैकेनिक्स का ये दूसरा सेशन है, पार्ट 2 है। इसके बाद भी अलग अलग जैसा रिक्वायरमेंट आएगा बोलिएगा, नहीं आपको जिस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना हो, मिक्स प्रैक्टिस करना हो, आपको कमेंट में टाइप कीजिए कि हमको इस सब्जेक्ट का मिक्स प्रैक्टिस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सेट करके एज पर लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सेट करके आपको मतलब ऐसा लैंग्वेज में बताऊंगा, एकदम देसी लैंग्वेज में, ताकि तुरंत आपको माइंड में सेट कर जाए, ठीक है। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, आप उस टॉपिक को मेरा यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको कमेंट में टाइप कीजिए कि सर ये टॉपिक हमको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉपिक को हम फिर उसके बारे में थोड़ा सा हम डीप एनालिसिस करेंगे और कुछ ऐसा ट्रिक निकालेंगे ताकि वो आपको तुरंत इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। कैसा रहा वीडियो थोड़ा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।